इफ्तार पार्टियां आमतौर पर आपसी भाईचारे के लिए मुनक्किद की जाती है, लेकिन कुछ इफ्तार पार्टियां पूरी तरह सियासी होती हैं। इन इफ्तार पार्टियों का मकसद माहौल को टटोलना होता है। ऐसी ही एक सियासी इफ्तार पार्टी का आयोजन फैसल खान ने किया। इस इफ्तार पार्टी के लिए बैनर तो नेशनल ह्यूमन राइट्स अवेयरनेस का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन इस इफ्तार पार्टी का मकसद प्योर पॉलिटिकल था। सूत्रों के मुताबिक फैसल खान बालीगंज विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहते हैं, इसलिए क्षेत्र के माहौल को समझने और लोगों की नब्ज को टटोलने के लिए उन्होंने इस इफ्तार पार्टी को ऑर्गेनाइज किया। मजे की बात यह है कि इस इफ्तार पार्टी में सभी सियासी दलों के नुमाइंदों को इनवाइट किया गया था और बीजेपी को छोड़कर सभी पार्टी के लोग इस प्रोग्राम में शामिल भी हुए। इनमें सीपीआईएम के स्टेट सेक्रेटरी मोहम्मद सलीम, हुमायूं कबीर की पार्टी की तरफ से यासिर हैदर, टीएमसी के मुख्तार अली वगैरह खास थे। इस मौके पर मोहम्मद सलीम और यासिर हैदर ने जमकर टीएमसी और बीजेपी पर निशाना साधा और ये इल्जाम लगाया कि दोनों पार्टी धर्म की राजनीति कर मुसलमानों को डराने का काम कर रही हैं। मोहम्मद सलीम ने एसआईआर के मुद्दे पर भी टीएमसी और बीजेपी पर हमला बोला। वहीं बालीगंज से अपना गणित साधने की कोशिश कर रहे फैसल खान ने कहा कि जिन इलाकों में मुस्लिम आबादी कम होती है वहां तो मुस्लिम को टिकट मिलना नामुमकिन है, लेकिन बालीगंज जैसे इलाके में जहां मुस्लिम आबादी 50% से भी ज्यादा है वहां मुसलमानों को टिकट क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्या मुसलमान सिर्फ झंडा और डंडा पकड़ने के लिए रह गया है? फैसल खान ने कहा कि बालीगंज से चुनाव लड़ने के बारे में वो जल्द ही ऐलान करेंगे। किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे या निर्दल मैदान में उतरेंगे, इसकी घोषणा 2-4 दिन के अंदर कर दी जाएगी। चुनावी फायदा लेने के लिए लोगों को गरमाएं और डिविजिव पॉलिटिक्स किए कि हिंदू मुसलमान अलग अलग हो जाए। मुसलमानों को सेकेंड ग्रेड सिटीजन बनाने का जो कोशिश है आरएसएस का हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, उसी का एक हिस्सा बंगाल में बीजेपी और तृणमूल मिलकर के काम कर रही है। अपना अपना वोट सेकने की काम कर रहे हैं। ममता बनर्जी ये कही कि एसआईआर मेरे डेड बॉडी के ऊपर होगा, उसके बाद एसआईआर हो गया, डेड बॉडी कहाँ गया? किसका डेड बॉडी मांग रही थी? और उसके बाद अभी 60 लाख लोगों को कहा गया कि लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी। हमने बार बार कहे, रात जाग करके इलेक्शन कमीशन का ऑफिस को घेर करके ये कहे, सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहे मुस्तरी बानू केस की, पहला केस सीपीआईएम के मुस्तरी बानू की कि ये साजिश है, और सुप्रीम कोर्ट उसका हियरिंग लिया, लेकिन एग्जीक्यूटिव फेल कर गया, लेजिस्लेचर फेल कर गया। हमारे दस्तूर हिंद में लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी 3 हिस्सा है। जब लेजिस्लेचर फेल करता है, आप लोग बताए सीपीएम नहीं है, 0 है, पार्लियामेंट असेंबली फेल कर गया, तो एग्जीक्यूटिव का हाथ में जिम्मेदारी आ गया। आईएएस, डब्ल्यूपीएस, आईपीएस, डब्ल्यूबीसीएस ये फेल कर गया, क्योंकि बीजेपी या तृणमूल का दलाली करेगा, कानून मानेगा नहीं। जो लोग चोरी में धांधली में हिस्सा लेता है वो वोटर लिस्ट तैयार नहीं कर सकता, तो इसके लिए जुडिशरी सामने आ गया। अब जब एग्जीक्यूटिव भी फेल किया तो जुडिशरी आ गया। अब जुडिशरी अगर 60 लाखों का नाम में फेल करेगा तो क्या मिलिट्री उतारा जाएगा? इस मुल्क का जमहूरियत खतरे में है। और हम इसलिए कहे हैं कि सही वोटर लिस्ट अगर नहीं होगा तो सही ढंग से वोट भी नहीं होगा। अगर आप न्यूट्रल होकर के, सेकुलर होकर के वोटर लिस्ट नहीं बना सकते हैं, तो आप न्यूट्रल होकर के, सेकुलर होकर के वोट भी नहीं कर सकते हैं। देखिए 2.5 से 3 महीना हुआ है हमारा एजीयूपी, मगर अल्हम्दुलिल्लाह इतना जो धमाका हुआ है, नॉट ओनली इन बंगाल, ऑल ओवर इंडिया। हुमायूं कबीर साहब इंटरनेशनल फिगर हो गए हैं। और वो जो ये एक चीज़ शुरू किए हैं कि मुसलमान को भी एक हक मिलना चाहिए, मुसलमान के लिए भी एक आवाज़ उठना चाहिए। भाई अगर कोई एक मंदिर बनाता है तो हमको तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर अगर कोई एक मस्जिद बनाता है तो उसमें इतना क्यों सबका बोलते ना बांग्लाते कि या तो जालो ना कहनो या तो जौनतो ना कहनो, तो इतना दर्द क्यों है, कि इतना डर है, इतना दर्द है कि कोई एक मस्जिद बना रहा है। तो मस्जिद बना रहा है तो कोई गुनाह नहीं कर रहा है और ना कोई इलीगली कुछ काम कर रहा है। मस्जिद तो सब बना सकते हैं, मंदिर जब बना रहे हैं, गिरजा बना सकते हैं, मंदिर बना सकते हैं, मस्जिद भी बना रहे हैं। तो इतना जो दर्द है कुछ लोगों के लिए, तो मैं उनको यही बोलना चाहता हूँ, भाईचारा करिए, राजनीति बाद में होगा। तो कलकत्ता शहर में खास करके माइनॉरिटी के ऊपर जो खेल हो रहा है, साउथ कोलकाता जाइए, नॉर्थ कोलकाता जाइए, सिर्फ देखिएगा दादा दीदी है। तो क्या माइनॉरिटी का जगह नहीं? क्या टोपी दाढ़ी वाला के लिए जगह नहीं है? चाहे कोई भी पार्टी हो, मैं एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी पार्टी हो, तो ना पद में आपको मिलेगा, ना थाने में भी जाइएगा तो वो भी ना माइनॉरिटी नहीं मिलेगा, प्रशासन लेवल में भी माइनॉरिटी नहीं है, और कॉर्पोरेशन लेवल में भी माइनॉरिटी नजर नहीं आ रहा है, पद लेवल में भी माइनॉरिटी का नजर नहीं आ रहा है। तो मतलब साफ समझ में आता है कि माइनॉरिटी को जगह नहीं दिया जा रहा है। तो हम जैसे लोग आने वाले वक्त में यही मैसेज देंगे कि हमारा सिर्फ चेयर लगाना या हमारा दरी बिछाना या हमें इस्तेमाल करना या लीगल काम के लिए सिर्फ हमें इस्तेमाल किया जाएगा,
हमारे लोग भी एजुकेशन में आते हैं, उनको जगह नौकरी नहीं है ना कोई सुविधा है, सिर्फ 500,000 रुपए देकर हमारा काम नहीं चलने वाला। हमें जगह चाहिए, हिस्सेदारी चाहिए, जो हमें कहीं दूर दूर तक नहीं। आने वाला वक्त में आपके मीडिया के माध्यम से चैलेंज करना चाहता हूं कि आने वाला वक्त में 44 सीट रेगुलर, ये जो अभी मौजूदा सरकार है 44 सीट है ना, आने वाला वक्त में देखिएगा 34 सीट से भी नीचे चला जाएगा। तो 76 था, 44 हुआ और उसके बाद परसेंटेज डाउन हो रहा है। मगर वोट हमारा अब चाहिए उनको, वोट हमारा ज्यादा चाहिए उनको, मगर हमें वो अधिकार, वो न्याय, वो सम्मान, वो इज्जत हमें उनको नहीं देना है। मतलब साफ समझ में आता, दोहरा मापदंड। तो अब मुसलमानों का वोट, माइनॉरिटी का वोट आप सिर्फ वन साइडेड लेना चाहते हैं या उनको मान सम्मान जगह भी देना चाहते हैं? ये हमारा स्पष्ट है, हमारा बंगाल के आवाम से, कि आप वोट जो इस बार करें तो कैंडिडेट को, बेहतर कैंडिडेट को देख के करें, पार्टी को देख के मत किए, क्योंकि पार्टी जो है दोहरा मापदंड करता है। कुछ दिन पहले बालीगंज में असेंबली में बाबुल सुप्रियो को लाया गया था, बहुत कुछ कर देंगे, पहाड़ ढा देंगे, मगर कुछ दिखाई नहीं दिया, 0-0 दिखाई दिया, सिर्फ सत्ता, छट्टा, पत्ता और कुछ नहीं है इधर में। तो हमें नौकरी और हिस्सेदारी की लड़ाई है और आने वाला वक्त में हम उस पर भी आने वाला मंथन करेंगे। आज के बाद हम लोग कल फिर मीटिंग करेंगे, आने वाले वक्त में मीडिया में आपको बताएंगे कि आगे हम लोग का एजेंडा क्या होगा। इलेक्शन का माहौल है, आप सामाजिक तौर पे तो सभी से जुड़े हुए हैं, सियासी कदम आपका क्या होगा? देखिए, सियासी कदम, अभी आज अवतार का प्रोग्राम था, ये ह्यूमन राइट्स का बैनर है, इसमें सारे सियासत के लोग, सारे कम्युनिटी के लोग, सारे धर्मगुरु लोग, सभी समाज के एनजीओ, सोशल वर्कर, जो भी कम्युनिटी को है, लीगल सेल हो, डॉक्टर हो, प्रोफेसर, राइटर, सभी लोगों को यहाँ आप देख सकते हैं कि एक देश इंडिया के तौर पे यहाँ प्रोग्राम, ह्यूमन राइट्स का मतलब सबका राइट, सबका विचार, सबका सहमत के साथ आज प्रोग्राम आपके सामने दिखा है। तो आज के बाद, कल के बाद, आज जो है सियासी मंच नहीं था ये, मगर सियासी लोग थे, मगर कहीं ना कहीं विचार विमर्श हो रहा है, एक जगह आने की बात चल रही है। आने वाला पॉलिटिकल पार्टी है वो कहीं ना कहीं, अगर वो कल के बाद अगर हमारे बारे में कुछ सोचेंगे तो जरूर उसके बाद आपके मीडिया के माध्यम से जरूर हम आएंगे। फैसल भाई, जैसे कि जो है आज आपके यहाँ पे सिर्फ अलग अलग धर्मों के नहीं, अलग अलग पार्टी के लोग भी देखे गए, तो कह सकते हैं कि क्या आने वाला दिनों में कुछ राजनीतिक समीकरण आप बैठा रहे हैं? देखिए, मैं तो राजनीतिक किया हूं और मैं इससे पहले भी कॉन्टेस्ट किया हूं 2021 में विधानसभा में, तो मैं राजनीतिक से दूर नहीं हूं, राजनीतिक से करीब हूं। मगर गंदी राजनीति जो हो रही है, खास करके कलकत्ता शहर में, जो सिर्फ माइनॉरिटी का वोट लिया जा रहा है, माइनॉरिटी को ठेंगा दिखाया जा रहा है, उसके खिलाफ फैसल खान, जब इससे पहले जो अवतार हुआ था, या नुपुर शर्मा जो प्रोटेस्ट, उस वक्त भी मैंने कहा था कि ये यहां से ऐलान कर रहे हैं और आने वाले वक्त में सियासत का मैदान में भी उतरेंगे। तो सियासत का मैदान में जरूर उतरेंगे और कल से आप लोग को दिखाई देगा कि सियासत का शंखनाद फैसल खान कलकत्ता के सरजमी से हर विधानसभा में एक आवाज निकलेगा और हर मंच में जाएंगे और बताएंगे कि मुसलमानों को क्या मिला है कलकत्ता शहर में। और उर्दू, सेकंड लैंग्वेज उर्दू नहीं मिला, नाम था सिर्फ, थाना में कोई माइनॉरिटी का लीडर नहीं, थाना प्रभारी नहीं है, कुछ नहीं है, थाना में जाएगा चिट्ठी, कुछ नहीं है, उर्दू में जाएगा, कुछ नहीं है। यूनानी मेडिकल कॉलेज का हाल देखिए, इस्लामिया स्कूल देखिए, इस्लामिया हॉस्पिटल देखिए, जर्जर हाल है वहां देखिए। इस्लामिया हॉस्पिटल तो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी, वो तो एक संस्था है, वो तो सरकारी नहीं है ना। संस्था के नाम में लूट चल रहा है साहब, संस्था तो है मगर लूट कौन रहा है? नेता लोग लूट रहे हैं। हमारे माइनॉरिटी के जितना नेता है, जो टीएमसी के जो चोला पहने हुए हैं, अंदर में जो डॉक्टर के साथ मिलकर दवा का जो घोटाला चल रहा है, आप जाइए ना, कहते हैं कि उससे अच्छा मेरा तो सरकारी है, उससे प्राइवेट है, नर्सिंग होम है, मगर इस्लामिया में नहीं जाएंगे। मैं मीडिया के माध्यम से, देखिए कमेंट में भी आएगा आपका कि इस्लामिया में लूट चल रहा है, गोरख धंधा चल रहा है। जबकि लड़ाई अभी टीएमसी वर्सेस बीजेपी का है, आर पार का लड़ाई है अभी, अगर नहीं तो फिर बीजेपी का। देखिए, बीजेपी टीएमसी, ये सब मुद्दा लेकर बीजेपी टीएमसी दोनों एक ही फूल है। देखिए, बीजेपी टीएमसी दोनों एक ही फूल है। सेंट्रल में बीजेपी को कोसना है दीदी को, और सेंट्रल से कोसता है बंगाल में दीदी को। तो ये दोनों को मुसलमान कहीं ना कहीं समझ चुका है। आपको जानते हैं कि निसार जो हुआ और वकफ जो हुआ, ये सब तो दीदी मना की थी, तो आखिर ये लागू कैसे हो गया? तो दीदी को भी बैलेंस करना है, दादा को भी बैलेंस करना है। तो ये बैलेंस का राजनीति कहीं ना कहीं मुसलमान समझ रहा है। तो विकल्प हम लोग आने वाले टाइम में आपके मीडिया के माध्यम से कैंडिडेट भी तैयार करेंगे और अच्छा कैंडिडेट को लाएंगे। बीजेपी टीएमसी छोड़ के हमारा मंथन चलेगा पूरा बंगाल में।